नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 26 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। यूएस विल बी इंडियाज बेस्ट नेचुरल एलाय फॉर 100 ईयर्स। ये कुछ नहीं, फॉलोअप है एक मतलब न्यूज़ का जो मैंने आपको पहले कवर किया है। जेपी मॉर्गन ने अपने बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड किया है। देखिए, ग्लोबली 3 बॉन्ड इंडेक्स काफ़ी फेमस है। एक तो ये जेपी मॉर्गन का एमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स, एक ब्लूमबर्ग का इंडेक्स जो कि बॉन्ड पे फोकस करता है, एक फिट्सी का इंडेक्स। तो अब क्योंकि इन लोग ने इंक्लूड कर दिया जेपी मॉर्गन का, तो प्रॉबेबली हो सकता है कि बाकी दोनों भी इंक्लूड कर ले। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई जेपी मॉर्गन थोड़ा सा इंडिया को और फोकस कर रहा है कि भाई हम लोग ने इंडिया को किस लिए इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया। इंडिया का और यूएस का बॉन्ड मतलब काफ़ी सालों तक चलता रहेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि भाई इंडिया भी आने वाले टाइम में काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। ये सब रीजंस के कारण गवर्नमेंट की जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो यील्ड है वो ग्लोबल लेवल को मैच करेगा। दैट इज़ द रीज़न इट्स अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर अदर डेवलपिंग इकनॉमीज विच हैव परफॉर्म रियली बैड, और जिनके इकनॉमीज डिटोरेट हो गए, तो उसको एक अच्छा रिप्लेसमेंट देगा इंडिया। तो देखिए, बोला जा रहा है इसका आउटकम क्या होगा कि लगभग 26 बिलियन से लेकर 40 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने सारे और बॉन्ड इंडेक्स इसको अप्रूव कर देते हैं, यानी कि इंडिया को अपने बॉन्ड में इंक्लूड कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो होता है, सारे अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो लगभग 40 बिलियन के आसपास एफडीआई इन्फ्लोज इंडिया में आ जाएंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो कल भी मैंने आपको बताया था इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भाई जैसे ही एफडीआईज आएंगे तो आपका जो रुपये का वैल्यू थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि 40 बिलियन इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ऑब्वियसली इससे गवर्नमेंट का जो यील्ड है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डीजीजीआई रेजेस 55,000 करोड़ टैक्स डिमांड फ्रॉम ई गेमिंग कंपनीज। देखिए, ये काफ़ी चर्चे में ई गेमिंग कंपनीज़ का ये लॉज, और ई गेमिंग कंपनीज़ के ऊपर अभी किस लिए गवर्नमेंट ने टैक्स नोटिस सर्व किया। आपने अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट फॉलो करते हो तो आपने डेल्टा कॉर्प का प्राइस स्लैश जो अभी हुआ है वो एकदम से इतना क्यों हो गया, और 52 वीक्स लो में क्यों चले गए, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था तब से लेके अभी तक हर कंपनी जो है 18% पे अपना टैक्स पे कर रही थी। इसके पहले मैं आपको लॉ के ऊपर लेके चलता हूँ। लॉ ये बोलता है कि 2 टाइप के गेम्स होते हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस बोल लो। तो गेम ऑफ स्किल में आपको लगेगा 18% टैक्स, ठीक है, और गेम ऑफ चांस में आपको लगेगा 28% टैक्स। पहले तो आप ये चीज़ समझो। दूसरा चीज़ इसमें ये होता है कि भाई अगर आपको लग रहा है 18 या 28 जो भी, वो कौन से वैल्यू पे लग रहा है। तो वैल्यू भी इसमें 2 टाइप का है। एक होता है वैल्यू ऑन बेट्स, और एक होता है वैल्यू ऑन मतलब जो आपका जो बेट का वैल्यू है, और दूसरा होता है आपका वैल्यू कंसिडरेशन वैल्यू, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये चीज़ बोलना है कि हम टोटल बेट के वैल्यू पर टैक्स लगाएंगे। इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि भाई कौन सा टोटल बेट के ऊपर। आज अगर मान लो 1 लाख रुपए का कोई मेरे साथ बेट लगाता है और उसे मैं 1,20,000 रुपये दे रहा हूँ, या एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उस सर्विस पे लगाओ ना टैक्स। अब वो 1 लाख रुपए का अगर हार रहा है जीत रहा है, वो तो मेरा इनकम हो गया। इनकम पे आप वो तो मैं उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ ना, जिस पे आप जीएसटी चार्ज करोगे। देख रहे हो डिफरेंस क्या है। तो इंडस्ट्री चीज बोल रहे हैं कि आप नेट पे लगाओ, और गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम ऑन टोटल वैल्यू ऑफ बेट पे लगाएंगे। तो ऑब्वियसली आप सोचो कितना बड़ा हो जाएगा रेवेन्यू। तो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि भाई 28% पे लगेगा और एंटायर बेट पे लगेगा, और इंडस्ट्री क्या चीज़ बोल रही है कि 18% पे लगेगा और आपका सिर्फ सर्विस वैल्यू पे लगेगा। तो इसीलिए इतना ज़्यादा आपका टैक्स का नोटिस आ गया। अब ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि डेल्टा कॉर्प इस चीज़ को चैलेंज करेगी। अब देखिए, इसके लिए भी और एक लॉ भी अब गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि अक्टूबर 1 वीक से एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पे ये लॉ पे क्या बोलता है कि अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया है कि भाई देखो, क्लैरिफिकेशन सुनो, क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है पहले ही। गवर्नमेंट अब प्रॉपर एक अमेंडमेंट लेके आ रही है कि भाई 28% टैक्स सब में लगेगा। दैट इज गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, कुछ भी हो, सब में लगेगा 28% चांस टैक्स। और दूसरा चीज़ गवर्नमेंट ये चीज़ लेके आ रही है कि भाई हम टोटल बेट पे लगाएंगे
उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से ये चीज़ बोला गया कि भाई आप ये रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे लगा रहे हो, तो आप अक्टूबर फर्स्ट वीक से करोगे, तो जो नोटिस इशू किए वो तो हमारा मई 17 से लेकर अक्टूबर 23 तक का, सॉरी सितंबर 23 तक का आप नोटिस कैसे इशू कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट बोला नहीं भाई सुनो, ये तो जो हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं दिस इज लेस ऑफ अमेंडमेंट एंड मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो अभी जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं दैट इज मोर ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो हम जो टैक्स चार्ज करेंगे वो एकदम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर रहे हैं, वो हम प्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। मतलब वो टैक्स तो हम एज इट इज आज के डेट का लॉ है उस पर ही टैक्स कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा डिबेट होगा। डिबेट यही मैंने आपको जो बोला 2 पॉइंट पे 18 वर्सेस 28 गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, और एक किस पे कि भाई बेट वैल्यू या सर्विस वैल्यू। तो आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट की जीत होगी या इंडस्ट्री की जीत होगी, बट इतना हैवी लॉस गवर्नमेंट शायद ना होने दे, स्पेशली गिवन द इलेक्शन ईयर। ठीक है, अब हो सकता है गवर्नमेंट उस चीज़ को पोस्टपोन कर दे, वो डिसीजन को थोड़ा पोस्टपोन कर दे, वो सब चीज़ एक अलग बात है। बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना जल्दी इस पर डिसीजन देगी। और अगर एक इंडस्ट्री को पूरा ख़त्म ही करना है तो फिर आप इस टाइप के लॉज लेके आ जाओ और मतलब उसके तो फिर इम्पैक्ट ख़राब होंगे। बट अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने स्टैंड पे एकदम अड़ी हुई है, गवर्नमेंट भी ये चीज़ बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं है कि हम चेंज करेंगे, तो इसलिए बोलना बहुत मुश्किल है कि आने वाले टाइम में अभी क्या होगा। इट्स जस्ट दैट वेट एंड वॉच का सिचुएशन। बट आई होप आपको ये सिनेरियो पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रिकॉर्ड फ्रेश कैपिटल रेज वाया आईपीओज दिस ईयर पॉइंट्स टू केपेक्स रिवाइवल। देखिए अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट अपने केपेक्स के ऊपर काफ़ी स्पेंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट पुश कर रही है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी केपेक्स पे स्पेंड करो, बट प्राइवेट प्लेयर्स कर नहीं रहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पुश रहता है कि भाई अब कितना हम केपेक्स एक्सपेंडिचर करेंगे, तो आप भी तो करो। तो अब इस साल देखा गया कि भाई प्राइवेट कंपनीज हेवी क्वांटिटी में अपने आईपीओज लेके आए हैं, फ्रेश इशूज के हिसाब से भी लेके आए और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। देखिए 2 टाइप के ऑफरिंग होते हैं ना, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एक कंपनी अगर अपने लाइफ टाइम में सबसे पहले बार पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है देन दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक कंपनी जैसे मान लो अडानी अभी एफपीओ लेके आने वाला था, तो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी कि अडानी के शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, बट क्योंकि अडानी को और शेयर्स मार्केट में लेके आने हैं तो वो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है बहुत सारे कंपनीज अपने आईपीओस लेके आए सो दैट वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के उस पर उसको लगा पाए, जो आपका जो रेज हुआ है मनी वो उसको कैपिटल डिप्लॉयमेंट में लगा पाए। तो एक छोटा सा न्यूज़ है कि व्हाट आर प्राइवेट प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू योर डूइंग for the capital expenditure, for raising the capital expenditure. So you can very well quote that. You can in fact start with your line with that private players अभी इस साल हम काफ़ी FPOs और IPOs देखने को मिला है, and mainly because they want to focus more on capital expenditure. नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रूडो इनवाइट्स फ्रेश रो बाय ऑनरिंग फॉर्मर नाजी इन पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी पॉलिटिकल है, बट क्योंकि मैं ये अभी काफ़ी वायरल हो जाएगा ये न्यूज़, और हो चुका है, इनफैक्ट हो जाएगा, क्या बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं ये न्यूज़ पढ़ो और बोलो कि यार एनालिसिस हम पढ़ते हैं फिर भी हमें इतना वायरल न्यूज़ कैसे पता नहीं चला। ये न्यूज़ बेसिकली ये बोलता है कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया, अभी एक तो इतना वॉर का सिचुएशन, ऊपर से उस सिचुएशन में आप ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं। देखिए जितना भी आप सपोर्ट कर लो यूक्रेन को, यूक्रेन की इकोनॉमी तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लॉस रशिया को भी है, वो चीज़ अलग बात है, बट यूक्रेन की इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस सिचुएशन में आप ज़ेलेंस्की को बुला रहे हो, उनको 650 मिलियन के आसपास का लोन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एज इन ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि आप सपोर्ट करोगे, आप रशिया के अगेंस्ट जा रहे हो, जो कि रशिया एक इतना बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर है आज के डेट में वर्ल्ड में। आपको ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है इस टाइम में, आप क्या दिखाना चाहते हो? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड चीज़, इनको नाजी क्यों बोला जा रहा है? एक्चुअली इनसे गलती क्या हुई, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन्स ने अटैक किया यूक्रेन पे, नाजीज ने जब अटैक किया यूक्रेन पे, तो वो लोग बोलने लगे, यूक्रेन ने तुरंत सरेंडर कर दिया और यूक्रेन ने ये चीज़ बोला कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे टू डिफीट रशिया, ठीक है। तो एक तो उन्होंने अपोज नहीं किया और ऊपर से उन लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई चलो ठीक है हम भी रशिया को करेंगे। तो आप ये चीज़ सोच के देखो, अगर रशिया के साथ मतलब अगर यूक्रेन और ये नाजीज मिल जाते
और अगर मिलके अगर रशिया को हरा देते तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता इस केस में, वर्ल्ड वॉर 2 का आउटकम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो अब क्या किया जाए उस केस में, क्या मतलब क्या है इसका इस केस से क्या रिलेशन है? यूक्रेन के टाइम में जो नाजी थे, मतलब यूक्रेन के टाइम में जो एक ऑफिसर थे जो कि नाजी फोर्स को ज्वाइन कर लिया था, उस ऑफिसर को कनाडा के पीएम ने अपने पार्लियामेंट में बुला के उसको ऑनर किया। अब बेवकूफ़ी इस लेवल तक की है कि उन्होंने ऑनर तो कर दिया, उन्होंने ये चीज़ इनके बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं किया था कि भाई ये नाजी है। तो अब जो है सारे वर्ल्ड लेवल पे इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो को कि भाई आप इतने कैसे बेवकूफ़ हो सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर होके आप इतने, मतलब कनाडा आज के रेट में कोई छोटा मोटा कंट्री तो नहीं, कनाडा इज अ डेवलप कंट्री। ठीक है यार, कनाडा ना कभी अच्छे के लिए न्यूज़ में ना कभी बुरे के लिए, बट इतना ज़्यादा आप इस चीज़ को आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हो, बेसिकली इनका ये चीज़ कहना। तो अब तो खैर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, रशिया से भी माफ़ी मांगी, और भी वर्ल्ड लेवल पे इनको क्रिटिसिज्म हुआ। तो बट ये मैं यही बोलूँगा कि इतना जल्दी एक अच्छे खासे प्राइम मिनिस्टर का इतना पॉपुलैरिटी गिरते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। एंड जस्टिन ट्रूडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज दोस्तों डिस्कॉम्स बैंक ऑन स्मार्ट मीटर्स टू कर्ब लॉसेस बूस्ट एफिशिएंसी। देखिए, स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है अब धीरे धीरे करके, जो भी आपके जो मीटर्स इंस्टॉल होते हैं वो स्मार्ट मीटर के हिसाब से अब इंस्टॉल होंगे। इसमें क्या होगा, स्मार्ट मीटर्स ये बोलता है कि भाई जब जितना इलेक्ट्रिसिटी आपने किस टाइम पे किस मंथ में यूज़ किया है वो तुरंत एक एक करके एक एक अप्लायंस वाइज आपको वो कर देगा, ब्रेक डाउन दे देगा। और आप अगर मान लो कोई अप्लायंस को ऑन करके छोड़ के चले गए हो तो उसका पावर कट भी कर देगा, इतना स्मार्ट है ये स्मार्ट मीटर। तो अब क्या कर रहे हैं डिस्कॉम कंपनीज के, देखिए क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए अब स्मार्ट मीटर का यूज़ किया जाएगा, सो दैट ये जो चोरी होता है इलेक्ट्रिसिटी का हाउस होल्ड लेवल पे या कोई भी एक उस पे लेवल पे, एक इंडस्ट्री लेवल पे, वो होना थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कंपनी लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे। तो इसके कई सारे प्लेयर्स हैं, अडानी पावर, टोरेंट और अडानी एनर्जी, टाटा पावर, टोरेंट, ये सब कई सारे प्लेयर्स हैं। तो अब इनको धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहेगा। तो ऑब्वियसली अब आप ये मत सोचना कि चलो मैं जाके शेयर बाय कर लेता हूँ, मैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या नहीं दे रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट को ये सब न्यूज़ बहुत पहले से पता रहता है, मार्केट अकाउंट फॉर कर चुका रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हो अभी पहली बार, तो मार्केट अभी तक पढ़ा नहीं होगा। तो बी अवेयर। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है तो आप खरीद भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नीड इन्वेस्टमेंट इन ऑटो स्क्रैपिंग सेंटर्स। देखिए ऑटो स्क्रैपिंग सेंटर्स एज एन पिछले साल इनफैक्ट 2021 में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि भाई जितने भी जो ऑटोमोटिव है कमर्शियल पे 15 साल बाद स्क्रैपिंग का, और अगर आप स्क्रैप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप नए जब व्हीकल लेने जाओगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो अब नितिन गडकरी यही बोल रहे हैं कि भाई जो कंपनीज़ है, ये सब जो ऑटोमोटिव की कंपनीज़ है, उनको खुद के तरफ से सब्सिडीज़ देना चाहिए, और वो अगर खुद से एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी बैठाना चाहिए सो दैट एक्सट्रैक्शन भी मैक्सिमम हो और हाथों हाथ कस्टमर्स को डिस्काउंट मिले एक ही जगह से। तो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज में भी रेगुलेटेड। देखिए अनलिस्टेड कंपनीज रेगुलेट नहीं होती है, एज इन उनको ऐसा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वगैरह नहीं देना पड़ता है, ठीक है, उनके ऊपर स्क्रूटनी भी जो रहती है वो कम रहती है। तो अब क्या हो रहा है, कई सारे अनलिस्टेड कंपनीज जो कि बहुत बड़े, जैसे मान लो बाइजू, वो आज के रेट में एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एडटेक प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा नाम था कि नंबर 1 था, ठीक है, कभी ना कभी। तो अब उनके तरफ से अगर ऐसा डिफ़ॉल्ट हो रहा है लोन में, तो कुछ ना कुछ तो देखिए बुक्स में प्रॉब्लम रहता है, और अगर ऐसे बुक्स में प्रॉब्लम चलते रहा ना, तो इन्वेस्टर्स एट द एंड ऑफ द डे ना इंडियन कंपनीज की तरफ देखेंगे नहीं, इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ देखेंगे नहीं। आज के रेट में 108 यूनिकॉर्न है इंडिया में, लगभग 320 बिलियन के वैल्यूएशन पे बैठे हुए हैं लगभग मिला के। तो अगर मान लो आप ऐसे बुक्स को रखोगे और क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है तो आप अपना मन चाहा बुक्स मेंटेन करके रखोगे, तो ये जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स यही बोलेंगे यार इंडिया की जो कंपनी है वो दिख रहा है ज़्यादा अच्छा है, बट ना आप जब उसके बुक्स को देखोगे तो वो अनरेगुलेटेड रहता है, ये लोग कुछ भी कुछ बना देते हैं अपने बुक्स में। तो इसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और
ताकि ये इंस्टेंसेस और ज़्यादा ना हो। तो अब अनरेगुलेटेड कंपनीज़ को रेगुलेट किया जा सकता है। अभी तक इसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं आया, अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। इट्स जस्ट दैट अभी बस आप बोल सकते हो वो एक सीड डला है, अभी प्लांट उगने में बहुत टाइम है इस चीज़ को लेके। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, SEC कलेक्टिंग प्राइवेट मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप प्रोब एस्केलेट्स। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि US का है, मतलब जहाँ इंडिया का सेबी रहते हैं वहाँ US के रेगुलेटर्स SEC रहता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अब कलेक्ट करना चालू कर रहे हैं डेटा ऑन व्हाट्सएप कि भाई व्हाट्सएप पे बिजनेस रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस कैसे हो रहे हैं। आइडियली इट शुड नॉट हैपन, राइट, क्योंकि व्हाट्सएप इज़ नॉट द लीगल वे। आपको जो करना है आप ऑफिशियल मेल पे करो। अगर आप ऐसे व्हाट्सएप पे करोगे तो व्हाट्सएप का बिजनेस का जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ लीक हो जाता है। तो यू आर नॉट अलाउड टू हैव कॉन्वर्सेशन ओवर व्हाट्सएप। तो अब जो व्हाट्सएप के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, अब SEC उस चीज़ को क्रैक डाउन कर रही है कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्वर्सेशन कोई भी अगर बिजनेस लीक्स हुए है उसमें, तो उस कंपनीज को पकड़ के ऑब्वियसली उस पर पेनल्टीज लगाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।